चलो लेट्स रिज्यूम यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बार ऑनलाइन गाइज वापस कंफर्म कर देंगे, आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला अपन ने देखा एलिजिबिलिटी, दूसरा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में दो वर्ड्स है, फ्री और कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या? सबसे पहले तो कंसेंट की डेफिनेशन बोलती है व्हेन टू पर्संस अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दो पर्सन सिर्फ सेम थिंग पर ही नहीं बट सेम सेंस में अग्री कर रहे हैं तो दे हैव सेड टू बीन, they can be said to be in consent. Parties consented when they not only agree upon same thing but also same sense. Now same thing मतलब सेम चीज पर, सेम अग्रीमेंट पर। अब सेम सेंस में इसका अपन ने एक एग्जांपल यूनिट नंबर 1 बोला था, यूनिट नंबर 1 में देखा था ए बी को कार बेच रहा है, ए समझ रहा है रेड कार, बी समझ रहा है ब्लैक कार। तो यहां पर कंसेंट रहेगी क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि सेम सेंस में वो लोग जो है अग्री नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर जो है वो सेम सेंस जो है, इफ दे डू नॉट अग्री इन द सेम सेंस देयर कैन नॉट बी अ कंसेंट। अब ये जो सेम सेंस है ये मिसलेड कैसे हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग अ पर्टिकुलर पर्सन और अ शिप एंड टर्न्स आउट दैट ईच ऑफ देम इज मिसलेड बाय द सिमिलैरिटी ऑफ नेम। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर अतुल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना था, गलती से मितुल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सिमिलैरिटी ऑफ नेम की वजह से, राइट? अगर एम्बिग्यूअस है टर्म्स, जैसा कि अपन ने बोला था कोकोनट ऑयल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, राइट, या फिर सिर्फ ऑयल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर कौन सा ऑयल ये क्लियर नहीं है। कोकोनट ऑयल बेचने का भी एट अ रीजनेबल प्राइस, अगेन रीजनेबल प्राइस इज नॉट सर्टेन। एरर एज टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, सब्जेक्ट मैटर के बारे में एरर, कुछ भी चीज के बारे में अगर देयर इज एन एरर एज टू आइडेंटिटी वगैरह, तो देयर कैन नॉट बी सेड टू बी कंसेंट। ठीक है, कंसेंट तो ठीक है। दूसरा, वो कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। एक कंसेंट फ्री नहीं है ऐसा अपन कब बोलेंगे? व्हेन इट इज कॉज्ड बाय 5 थिंग्स, आइदर कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये जो 4 है ना, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वॉइडेबल। और अगर मिस्टेक की वजह से हुआ तो वॉइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म CUFMM। पहले 4 की वजह से वॉइडेबल, बाद में 1 की वजह से वॉइड। अब क्या है ये चीजें अपन देखते हैं। सबसे पहला है कोएर्शन। कोएर्शन मतलब कुछ करना या कुछ करने की धमकी देना। कौन सी चीज? कोई भी ऐसी चीज जो कि फॉरबिडन है बाय इंडियन पीनल कोड। कोई भी इंडियन पीनल कोड द्वारा कोई भी चीज करने की, किसी को डराना, धमकाना, जबरदस्ती से किसी से कोई भी काम करवाना, ये काम कर दे नहीं तो मैं तेको किडनैप कर लूंगा, तेरे बच्चे को किडनैप कर लूंगा, तेको मार दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इंडियन पीनल कोड में क्या है? फॉरबिडन है। और अनलॉफुल डिटेनिंग, थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, कोई चीज पर कब्जा कर लेना या कब्जा करने की धमकी देना, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं ये कर लूंगा। टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अदर पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट। ऐसा बेसिकली जबरदस्ती से, डरा करके, धमका करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना इज कोएर्शन। ए ने बी को बोला कि कार बेच दे तेरी 10 लाख की 10,000 में, नहीं बेचा तो देखो उड़ा दूंगा। बी ने बोला ठीक है भाई ले ले। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा यहां पर? वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पर? ए या बी? ए ने बोला बी को कि बेच दे मेरे को कार, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा तेरे को। बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल रहेगा। ये सिली मिस्टेक का पॉइंट होता है, फ्लो में अपने को लग जाता है, पेपर में भी लिखते टाइम पर कि इसके ऑप्शन पर वॉइडेबल, बट वो अच्छे से पढ़ के देखना, बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल रहेगा। It is to be noted that section does not require from any party to the contract nor necessary that subject coercion must be the other contracting party. क्या बोल रहे हैं यहां पर?
ए और बी पार्टीज है, तो क्या कोएर्शन सिर्फ ए से बी या बी से ए ऐसा ही रह सकता है क्या? नहीं। कोई थर्ड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल ए ने किसी को सुपारी दी, एकदम बेसिक शब्दों में बोलूं तो मिस्टर सी को सुपारी दी, बोले जा बी के बेटे को डी को किडनैप करके ले आ, राइट? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को, तो यहां पर इट कैन बी बाय थर्ड पार्टी, कैन बी अगेंस्ट थर्ड पार्टी भी हो सकता है कोएर्शन, बट इट इज अफेक्टिंग द मेन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोएर्शन का इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड मस्ट रीपे और रिटर्न इट। जिस भी पार्टी को कोएर्शन के अंदर कोई भी चीज मिली है ना, उसने वो चीज रिटर्न करनी पड़ेगी। मतलब ए ने जबरदस्ती बी से कार ली थी सस्ते में, वो कार उसने उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। अच्छा, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, वेदर इज इट कोएर्शन? इट इज कोएर्शन। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क के लिए। क्यों है वो? देखो, सुसाइड करना ये देखा जाए तो क्राइम है, ठीक है, बट जिसने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया उसको तो पनिश कर नहीं सकते अपन, राइट? बट अगर कोई सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, थ्रेट दे रहा है, अपन ने ऊपर ही पढ़ा कि कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट दोनों भी वहां पर आते हैं, इसलिए threat to commit suicide would also be coercion as it is forbidden by Indian Penal Code. Hence threat to commit suicide will be regarded coercion. वैसे एग्जाम्पल 10, 11 सेम है। एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन 11 का। एक एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को बोला कि मेरे को सारी लाइबिलिटीज से मुक्त कर दे। प्रिंसिपल बोला नहीं नहीं, अभी तो काम बाकी, आधा ही हुआ। बोले नहीं नहीं, मेरे को फिर भी बीच में से ही छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी प्रॉपर्टी, तेरे बुक्स नहीं दूंगा, देखो तेरी बुक्स पे कब्जा कर लूंगा। दिस इज अगेन कोएर्शन। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस एकदम सीधे शब्दों में बोलूं तो इमोशनल ब्लैकमेल। अगर कोई पार्टी ऐसी स्थिति में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, दूसरे को अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर सकता है उसकी इच्छा को, और उसने अपनी ऐसी पोजीशन का गैर फायदा उठा करके सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हेन the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other and he uses that position to obtain unfair advantage over the other. अभी एग्जाम्पल 12 जो है ये थोड़ा वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से दिया है, अपने यहाँ पर अपने को ऐसा कभी देखने सुनने मिलता नहीं है। ए ने अपने बेटे को बी को, जब वो बी माइनर था ना, उसको पैसे दिया, ओके, माइनर या थोड़ा छोटा था तब उसने पैसे दिया। बाद में जब बी बड़ा हो गया तो ए ने अपने पोजीशन का फायदा उठा करके बोला कि मैंने देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था 10,000, वो बोला मैंने देखो 10,000 नहीं, मैंने देखो 25,000 रुपए दिया था, अब तू वो मेरे को वापस कर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है यहां पर? एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, रिलेशन बिटवीन द पार्टी। सबसे पहले तो जो दो पार्टीज अपन बात कर रहे हैं वो नियर रिलेशन में होना जरूरी है, तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, राइट? व्हेन दे आर नियर रिलेशन बिटवीन द टू पार्टीज। दूसरा, पोजीशन टू डोमिनेट विल, ये वाले अटेम्प्ट में इस पर क्वेश्चन आया था। When a person is said to be in position to dominate will, when relation exists in such a manner that one of them is in a position to dominate the will of other. ऐसी पोजीशन जहां पर एक पर्सन दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है, ऐसा कब कब माना जाएगा? 4 केसेस में। पहला, अगर एक पर्सन की दूसरे के ऊपर रियल या अपेरेंट अथॉरिटी है, जैसे कि मास्टर एंड सर्वेंट, कोई नौकर और मालिक, मालिक की अपेरेंट अथॉरिटी रहती है अपने नौकर पर। डॉक्टर एंड पेशेंट, जैसा जैसा डॉक्टर बोलेगा वैसा वैसा पेशेंट करते जाता है नॉर्मली। एम्प्लॉय एंड बॉस, बॉस की अथॉरिटी रहती है ओवर द एम्प्लॉय, राइट? ऑल दीज आर रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। फादर की होती है अपने सन के ऊपर अथॉरिटी, ऑल दिस इज रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। दूसरा, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, अगर भरोसे का रिलेशनशिप है, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है, वेयर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज,
फॉर एग्जाम्पल बिटवीन फादर एंड सन, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, मतलब लॉयर एंड क्लाइंट बेसिकली, हस्बैंड एंड वाइफ, इनके बीच में एक फिड्यूशरी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है, राइट? वो लोग भी आपस में एक दूसरे की पोजीशन टू डोमिनेट विल माना जाता है। एग्जाम्पल 15, एक गुरु ने, जैसे स्पिरिचुअल गुरुज रहते हैं, उसने अपने चेले को बोला, अपने डिवोटी को बोला कि अगर तू तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे तो मैं तेरे को मोक्ष दिला दूंगा। गुरुजी खुद ही मोक्ष से नहीं छूट, गुरुजी को खुद को ही मोक्ष नहीं मिल रहा, वो क्या दिलाएंगे? यहां पर अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माना गया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है। ओके, गुरु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट दिस एंड वो प्रॉपर्टी मांग रहे हैं सामने वाले से थ्रू दैट इन्फ्लुएंस। तीसरा, मेंटल डिस्ट्रेस। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, राइट? डॉक्टर जो बोलेगा, जैसा बोलेगा, वो क्या बोलता है? डॉक्टर साहब कुछ भी आप जो बोलो मैं वो करता हूं, मैं बस मेरे को आप ठीक कर दो, राइट? ऐसी पोजीशन भी मेंटल डिस्ट्रेस की पोजीशन में इट इज ट्रीटेड एक पर्सन को दूसरे के ऊपर अथॉरिटी है। Undue influence can be used to get his consent on a contract where the mental capacity is temporarily or permanently affected because of mental or bodily distress, illness or old age. जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट एग्जाम्पल में दिया है। चौथा है अनकंसाइनेबल बार्गेन। अनकंसाइनेबल बार्गेन एक बार समझो, यहां पर नहीं, क्या पहले एक मेन चीज तो होना जरूरी है कि वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट विल ऑफ अदर। ऐसी कोई पोजीशन में ऑलरेडी एक पर्सन है जो कि दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, तभी अनकंसाइनेबल बार्गेन अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से लोन लिया, ठीक है? अब ए जो है फॉर एग्जाम्पल 50,000 का लोन लिया, अब ए जो है वो पैसे रीपे नहीं कर पा रहा है, ठीक है? अभी यहां पर अपन बोल सकते हैं कि बी जो है वो डोमिनेट कर सकता है ए को, बिल्कुल, क्योंकि उसको ए से पैसे लेने हैं। अब यहां पर ए क्या बोला? बोले बी भैया 50,000 तो ठीक है, मैं अभी नहीं दे सकता, मेरे को और थोड़े पैसे दे दो सो दैट मैं इससे उभर सकूं। बी बोला ठीक है, मैं तेरे को और 1 लाख रुपए देता, बट एट द रेट 75% पर एनम के इंटरेस्ट से। क्या ये फेयर है? इंटरेस्ट रेट रीजनेबल है? नहीं है। दिस इज कॉल्ड अनकंसाइनेबल, दैट इज जाती, अनफेयर। दिस इज कॉल्ड अनकंसाइनेबल बार्गेन। बी इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ ए एंड वो उस पोजिशन का फायदा उठाकर बी को, ए को जो है अननेसेसरीली कुछ अनफेयर चीज चार्ज कर रहा है। इसी का दूसरा केस, अभी पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं था ए और बी के बीच में। बी जो है एक बैंक थी से फॉर एग्जांपल, अब ए ने बी के पास में अफ्रेश पहली बार ही गया और बैंक बोल रही है मार्केट से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा, स्टिल 50% का इंटरेस्ट लगेगा। यहां पर अगेन 50% इज नॉट अ रीजनेबल थिंग, बट यहां पर अनकंसाइनेबल बोल सकते हैं क्या अपन? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर बी इज नॉट इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ ए। यही वो पॉइंट है। Position to dominate the will of other and the contract is apparently unconsignable, that is unfair, then it is presumed that consent must have been obtained by undue influence. Law जो है पहली वाली कंडीशन में अज्यूम कर सकता है कि यहां पर ये जो 75% के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है, बट नीचे वाले इसमें यहां पर लॉ प्रिज्यूम नहीं करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है, क्योंकि यहां पर पहले से बी का कोई इंफ्लुएंस नहीं था ए के ऊपर। वही वो दोनों एग्जांपल्स बोलते हैं नीचे के। तीसरा, ऑब्जेक्ट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस का वो क्या रहना चाहिए? टू टेक द अनड्यू एडवांटेज, सामने वाले का गैर फायदा उठाने का मोटिव रहना चाहिए। सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस है इतना जरूरी नहीं है। वेयर अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द अदर
मस्ट हैव ऑब्जेक्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द अदर, सामने वाले का गैर फायदा उठाने का मोटिव रहा तो ही अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लेम किया जा सकता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक टीचर क्या करता है, अपनी डॉटर की शादी के लिए उसका एक स्टूडेंट उसको सही लगता है, वो दोनों का बस मैच करवाता है, बोले तुम दोनों अडल्ट्स हो, देख सकते हो आपस में मिल करके अगर पटता है तो शादी कर सकते हो, दोनों भी स्मार्ट हो एक्सेट्रा। यहां पर टीचर ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, कोई गैर फायदा यहां पर वो बोलते हैं कि नहीं उठाया था, उसने सिर्फ एक अपने हिसाब से प्रॉपर प्रपोजल रखा था। दिस इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहां पर इन दोनों की फ्री कंसेंट के बाद में ही शादी होने वाली थी। इट इज कंप्लीटली वैलिड। ये एग्जाम्पल 19 जो है वो बोलता है। एंड लास्ट पॉइंट, बर्डन ऑफ प्रूफ। When a party to contract decides to avoid the contract on ground of undue influence, he has to prove that। अगर कोई undue influence claim कर रहा है तो उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि दूसरे वाले पार्टी का undue influence है मेरे ऊपर, अदर पार्टी एक्चुअली यूज हिज पोजीशन टू कंसेंट, सामने वाले ने उस पोजीशन का फायदा उठाकर मेरी कंसेंट ली है, एंड ट्रांजैक्शन अनफेयर है, अनकंसाइनेबल है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या होगा? When consent is by undue influence, agreement becomes voidable, ये तो बेसिक है। साथ ही में क्या बोलते हैं वो, कोर्ट जो है ना वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को either absolutely or if the party who was entitled to avoid received any benefit upon such terms as it the courts may seems just set aside the contract। कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करवा सकता है, पूरा भी करवा सकता है, ओके डायरेक्टली बस नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैंसिल, या फिर ऐसे भी करवा सकता है कि भाई किसी को अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिट मिला हो तो वो अपना अपना वापस कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं अपन। ए ने बी को लोन दिया 1 लाख का, और उसको क्या बोला कि मेरे को 2 लाख का बॉन्ड साइन करके दे। अब लोन दिया 1 लाख का तो 2 लाख का बॉन्ड क्यों साइन करेगा वो, राइट? ये बोला नहीं नहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो वहां पर जो है कोर्ट इसको कैंसिल करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, बट यहां पर जरूरी है फिर कि बी ने ये 1 लाख रुपए भी वापस दे देना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द केस कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। एसी बंद करोगे? ओके, यहां तक सब है क्या मेरे साथ? ऑनलाइन गाइज ऑल्सो? परफेक्ट। तीसरा एलिमेंट है फ्रॉड। फ्रॉड मतलब सिंपली धोखाधड़ी। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय द पार्टी और विथ हिज कॉनिवेंस। कोई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो उसने डायरेक्टली किया या फिर उसके साथ उसने किसी के साथ में मिलकर के कोई धोखाधड़ी वाली एक्ट की है, फ्रॉडुलेंट एक्ट की है, और बाय हिज एजेंट विथ एन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, सामने वाले को धोखा देने के मोटिव से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई चीज की है, इट इज अ फ्रॉड। अब फ्रॉड में क्या क्या आएगा? और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कैसे बोल सकता है, कैसे कैसे हो सकता है फ्रॉड? बाय द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मेरे को पता है मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ है, फिर भी मैं उसको सामने वाले को वो चीज बोल रहा हूं। दूसरा एक्टिव कंसीलमेंट, मैं कोई सच बात जो कि मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, वो सामने वाले से छुपा रहा हूं। प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, मेरी कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस की इंटेंशन नहीं है, फिर भी मैं उसको झूठा प्रॉमिस कर रहा हूं। या कोई और भी कोई भी ऐसी एक्ट जो कि जिसका मोटिव सामने वाले को धोखा देना है, या फिर और कोई जो कि लॉ स्पेसिफिकली बोलता है कि ये फ्रॉडुलेंट है। अब फ्रॉड होने के लिए भी कुछ एसेंशियल्स, फ्रॉड माने जाने के लिए भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट जरूरी है। सबसे पहला तो देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन। ए ने बी के साथ में फ्रॉड अगर किया है तो लॉ बोलता है ए ने बी को कुछ तो भी बोला है जो कि झूठ है, राइट? तभी फ्रॉड माना जाएगा।
ए ने कुछ रिप्रेजेंटेशन किया है बी को जो कि गलत है, फॉल्स है, तो ही फ्रॉड माना जाएगा। हाउएवर साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड और एन एक्टिव कंसीलमेंट मे अमाउंट टू फ्रॉड। साइलेंस हमेशा फ्रॉड रहेगा क्या, इस पे भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, वेदर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट। क्या बोलते हैं वो कि देखो बाय डिफॉल्ट नहीं, क्या साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट फॉलोइंग केसेस में जो है साइलेंस वुड इक्वल टू फ्रॉड, जहां देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, या फिर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑक्शन के थ्रू एक हॉर्स बेचा नीलामी से, वो हॉर्स जो है वो पागल था, यहां पर ए ने वो चीज बी को बताई नहीं, तो क्या ए लायबल रहेगा? वो बोलते हैं नहीं, लॉ बोलता है यहां पर लायबल नहीं रहेगा, वो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने खरीदते टाइम पर बरोबर देख करके लेना। केविएट एम्प्टर एक रूल आएगा अपने को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वो अप्लाई होगा। दिस इज नॉट अ फ्रॉड। बट अगर ए ने बी को जो गुड्स बेचा, ए वॉज द फादर एंड बी वॉज द डॉटर, अब यहां पर इन दोनों का रिलेशन ऐसा है कि ए ने बी को बताना चाहिए था, बी ने अब उसने की डॉटर ने अपने फादर पर भरोसा करके ही खरीदा होगा, राइट। यहां पर ए ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उसने फ्रॉड किया है। एंड दूसरा, व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, ए टू बी, ए ने बी को क्या बोला, मैं ये घोड़ा खरीद रहा हूं, अगर तूने कुछ नहीं बोला इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि ये घोड़ा अच्छा है, सही है। यहां पर बी की ड्यूटी थी बोलने की, उसका साइलेंस वुड बी इक्वल टू स्पीच। उस केस में दिस वुड बी, बी ने अगर कुछ नहीं बोला और घोड़ा पागल रहा तो इट वुड बी कंसिडर्ड फ्रॉड। देन और क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है? रिप्रेजेंटेशन ए ने बी को किया है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट। ये पॉइंट क्या बोलता है, एक एग्जांपल से समझो। ए ने बी को बोला, मैं ए बी को कोई गुड्स बेच रहा है, ए बोला ये गुड्स नहीं क्या 50,000 के है, ठीक है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ और रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू फैक्ट। बट ए ने अगर ऐसा बोला, नॉर्मली ये गुड्स नहीं क्या मार्केट में 50,000 के आते हैं, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। तो वो बोल रहे हैं आपका रिप्रेजेंटेशन जो है इट मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट, नॉट जस्ट ओपिनियन। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली फ्रॉड करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ही उसने कुछ तो ये बोला होगा, तभी सामने वाले ने उसके बेसिस पर एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में। एंड रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी और विदाउट द बिलीफ इट इन ट्रूथ और रेकलेसली केयरिंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मेरे को पता ही नहीं सच है या गलत है फिर भी मैं बोल रहा हूं, या फिर मेरे को पता है गलत है फिर भी मैं बोल रहा हूं, तभी वो फ्रॉड माना जाएगा। अदर पार्टी मस्ट हैव इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन, सामने वाले ने मेरे रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। अदर पार्टी रिलाइड ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन डिसीव्ड, सामने वाले ने मेरे रिप्रेजेंटेशन पर भरोसा किया एंड धोखा खाया है और सामने वाले को आखिर में कुछ लॉस हुआ है। ये सारे एलिमेंट्स है, तभी वो फ्रॉड माना जाएगा। ये एक एग्जांपल जो अपने को 25 दिया हुआ है उसको क्विकली देखते हैं। ए ने कुछ रिप्रेजेंटेशन किया बी को, ए ने बी को क्या बोला कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, मेरी कंपनी में एक मिस्टर अंबानी डायरेक्टर है। बी ने इन्वेस्ट कर दिया बट उसको नहीं किया, ये रिप्रेजेंटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, अंबानी जी उसमें डायरेक्टर है नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं था, उसने वैसे ही इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो क्या यहां पर फ्रॉड माना जाएगा? लॉ बोलता है नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो रिप्रेजेंटेशन था ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं है इन फ्रॉड। बी अगर ये स्टेटमेंट के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करता था ना, तो फिर उसको फ्रॉड माना जाता था। When the consent is by fraud, then contract again क्या रहेगा? voidable रहेगा। किसके ऑप्शन पर? जिस पार्टी के साथ में फ्रॉड हुआ है वो पार्टी क्या कर सकती है? चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, कैन sue for the damages, can insist on the performance of the contract on condition that he shall put in position which would have been the representation made been true। ये पॉइंट देखते हैं।
कैंसिल कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है, वो तो ठीक है। ए ने बी को ज्वेलरी बेची, बोले गोल्ड की, रियल गोल्ड की ज्वेलरी है, बट एक्चुअली उस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़े हुआ था। अब बी क्या कर सकता है, बी ए को बोल भी सकता है तूने गोल्ड का बोला था ना, अब जो गोल्ड की ज्वेलरी है वही मेरे को बेच, या फिर इक्विवेलेंट वैल्यू की चीज मेरे को दे। इन दो केसेस में फ्रॉड नहीं माना जाएगा। एक तो जो अपन ने क्या देखा, फ्रॉड डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू अग्रीमेंट, जो अंबानी जी का एग्जांपल देखा अपन ने, वो स्टेटमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ा सामने वाले को। दूसरा, इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय साइलेंस हैड मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। जो साइलेंस वाला पार्ट देखा था ना अपन ने कि साइलेंस अमाउंटिंग टू फ्रॉड, उस केस में जो दूसरी पार्टी थी वो अगर नॉर्मल इंक्वायरी से, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ट्रुथ फाइंड कर सकती थी तो उसकी ड्यूटी मानी जाएगी कि उसने ट्रुथ फाइंड आउट करना चाहिए था, सामने वाले को पूछना चाहिए था। उसने नहीं पूछा सामने वाले को, तो फिर वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। यहां तक सब लोग हैं क्या मेरे साथ ऑनलाइन? कूल, चलिए आगे चलते हैं, बट पहले एक और क्वेश्चन लिखा जाए। निकालिए बुक्स। किधर गया रे वो वाला अपना? liability for necessaries, just give me a minute. This is our question again for 3 marks. Time starts now.
ओके स्टॉप। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आंसर पूरा हुआ क्या? कितना हुआ? कंक्लूजन लिख रहे थे। ओके, अंडरलाइन तो ऑब्वियसली नहीं हुई होगी। ऑनलाइन गाइस क्या स्टेटस हुआ पूरा? ओके देखो, क्वेश्चन अपन ने बोला कितना? 3 मार्क्स के लिए, टाइम कितना? 5 मिनट्स। अब ये वाले क्वेश्चन में अपन देखे तो अपन ने हाथों हाथ अभी मतलब थोड़े टाइम पहले ही इसके रिलेटेड प्रोविजन पढ़ी। प्रोविजन कौन सी है इसमें एप्लीकेबल? नेसेसिटीज के लिए सप्लाई, राइट। जनरली जो क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्ट अपने को ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत इसके बारे में अपने को पता है, आता है, उसमें अपन फ्लो में ऐसा ट्राई करते हैं कि अपन ज्यादा लिख दें, राइट। बट अपने को मार्क्स के हिसाब से जो है प्रॉपरली अपना आंसर स्ट्रक्चर करना जरूरी है, दैट इज विद इन टाइम उसको कंप्लीट करना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कट शॉर्ट करना है आंसर, जो रिक्वायर्ड है वो तो लिखना ही है, बट एट द सेम टाइम अपने को मतलब ये कॉन्शियसली ये ध्यान में रखना है कि अपने को विद इन टाइम आंसर कंप्लीट करना है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? वो छोटू 17 साल का, परचेज्ड अ मोबाइल 25,000 फ्रॉम मोबाइल सेल सेंटर। ऑन ड्यू डेट ही डिड नॉट मेक पेमेंट फॉर मोबाइल। मोबाइल सेल सेंटर ने छोटू को स्यू कर दिया फॉर एंड हिज पेरेंट्स फॉर द प्राइस। छोटू के पास में 15,000 कैश बैलेंस था, बट हिज फादर हैज इनफ मनी टू पे द प्राइस। हु विल बी लायबल टू पे द प्राइस ऑफ मोबाइल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्या गार्जियन लायबल रहेंगे? यस, नो? ऑनलाइन गाइस नो? देखते हैं पर सबसे पहले प्रोविजंस में क्या लिखेंगे? सेक्शन 11 प्रोवाइड्स माइनर इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर बेसिकली क्या है? वॉइड एब इनिशियो है, बट माइनर कैन नॉट एनफोर्स टू पे ऑफ हिज लाइबिलिटीज। ऑल्सो पेरेंट्स और गार्जियंस are also not liable for any contracts entered by the minor. However, minor is liable for supplies of necessary out of his assets. Minor is not liable personally even for the necessaries. Instant case में parents of छोटू are not liable for the price of mobile. Parents जो है कोई भी केस में liable नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने उसको अथॉरिटी दी थी क्या? ऐसा कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? पेरेंट्स ने बोला था जा हम खरीद के लेके आ जा? नहीं। ऑब्वियसली वो ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी खरीद के ले आएगा पेरेंट्स के नाम पर, तो पेरेंट्स वहां पर पैसे पे करने के लिए लायबल नहीं रहेंगे। छोटूज असेट्स आर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द प्राइस। छोटू के असेट्स क्यों लायबल है यहां पर? क्योंकि जो आइटम है ना, इट इज व्हाट? ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल, एंड दिस इज under the term of necessaries. Okay, hence mobile sales center can recover only 15,000 from Chotu, that is equal to his assets. क्या ये कॉन्सेप्ट सबका सही हुआ था क्या गलत हुआ? नेसेसिटीज वाला, नेसेसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपने लिखा था क्या ऑनलाइन गाइस? यस। वॉइड एब इनिशियो लिखा, ओके ठीक है। जैसे आप मल्टीपल क्वेश्चंस देखते जाओगे ना, वहां पर ही अपना इंटरप्रिटेशन इंप्रूव होता है, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। नेक्स्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? बेसिकली कोई भी गलत स्टेटमेंट तो फ्रॉड में भी था, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है, फ्रॉड में जो पर्सन फ्रॉड कर रहा है ना, उसको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं,
बट मिस रिप्रेजेंटेशन में जो पर्सन बोल रहा है स्टेटमेंट उसको पता नहीं है, मतलब बेसिकली वो समझता है मैं सच बोल रहा हूं, बट एक्चुअली वो स्टेटमेंट गलत है, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज फॉल्स if the maker believes it to be true but not justified by the information he possess। उसको लगता है मैं सच बोल रहा हूं, बट उसके पास में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर वो साबित होता है कि वो गलत है। where there is a breach of duty without any intention, ये एग्जांपल देखते हैं अपन इसके लिए। ए ने बी को कार बेचा, अपनी सेकेंड हैंड कार बी को बेचा। ए को लगा अपनी कार एकदम सही हालत में है, मस्त चल रही है, उसने बोला कार एकदम बेस्ट कंडीशन में है, बट उसने कोई ऐसी टेस्ट नहीं करवाया था गराज में जाकर के। अब बी ने कार खरीद लिया, उसके 2-4 दिन बाद पता चला कि कार का इंजन तो अंदर से पूरा खराब है। अब ए ने इंटेंशनली झूठ बोला था क्या? नहीं, बट स्टिल उसके पार्ट पर ब्रीच हुआ है, दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। व्हेन अ पार्टी कॉजेस इवन दो इनोसेंटली अदर पार्टी टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर, अगेन सेम चीज, सामने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ तो भी गलत बोला है, सामने वाले की मतलब कुछ तो भी गलती हो गई है समझने में। यहां पर ए का इंटेंशन नहीं था कि मैं झूठ बोलूं, बट उसने सामने वाले को काइंड ऑफ झूठ में फंसा करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया है, इनोसेंटली बट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया है, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। एक एग्जाम्पल अपन ने देखा कार का, ये मोटरसाइकिल का वहां पर उन्होंने दिया है। एग्जाम्पल 26 क्या बोलता है? ए ने बी को बोला देखो मालूम है क्या, एक्स लिमिटेड में नहीं क्या, एक मिस्टर जेड बहुत बड़े आदमी है, वो डायरेक्टर है। अब ये चीज नहीं क्या, ए को डायरेक्टली कंपनी से नहीं मालूम पड़ी थी, उसको कोई और पर्सन मिस्टर एम ने बोली थी, जो कि गलत थी। अब ए को लगा वो सही है, उसने बी को बोल दिया, बी ने इस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया एक्स लिमिटेड के साथ में, दिस इज व्हाट मिसरिप्रेजेंटेशन। ए को लगा, ए को पता था कि ये गलत है, नहीं, उसने इनोसेंटली किया, उसको लगा सही है, बट दिस वाज अ रॉन्ग फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखो आखिरी में वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है ना वो मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने कोई आइटम खरीद के लाया 50 रुपए में और वो बेच रहा है 200 रुपए में, ठीक है। अब नॉर्मली दुकानदार क्या बोलता, अपन ने बोला बार्गेन करते टाइम पर भैया 100 रुपए वगैरह में दे दो, कम में दे दो, नहीं नहीं साहब इतने में तो पुरता ही नहीं, इतने में तो हमको ही नहीं आता। ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, इट इज जस्ट वो अपने बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन है, वो कंप्लीटली वैलिड है, वहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने अपने को कुछ डिफरेंसेस दिए हैं। सबसे पहला कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या क्या है। कोएर्शन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट, वहां पर जबरदस्ती कुछ तो भी करके होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में मॉरल और मेंटल प्रेशर, दैट इज इमोशनल ब्लैकमेल बोला था अपन ने। कोएर्शन में क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व होता है, एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ नहीं होता। कोएर्शन में पार्टीज के बीच में रिलेशन होना जरूरी है क्या, नियर रिलेशन नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये एक नेसेसिटी थी कि नियर रिलेशन में होना पार्टीज का जरूरी है। एक्सरसाइज बाय होम, कोएर्शन अपन ने बोला था थर्ड पार्टी भी कर सकती है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, नॉट नेसेसरी जो दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में उनके आपस के बीच में ही हो, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस इज जनरली एक्सरसाइज बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबिलिटी, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, किसके ऑप्शन पर, जिसकी कंसेंट कोएर्शन से आई है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी वॉइडेबल ही होगा, बट यहां पर कोर्ट जो है, इसमें अपने को दो चीजें थी कि कोर्ट जो है चाहे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा सकता है, प्लस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ये भी बोल सकता है किसी को कोई बेनिफिट मिला है तो वो वापस कर दो। पोजीशन एज टू बेनिफिट्स रिसीव्ड, अगर कोएर्शन में अगर किसी को कोई चीज मिली है तो कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड बाय द अग्रीव पार्टी एंड एनी बेनिफिट रिसीव्ड हैज टू बी रिस्टोर्ड, बरोबर। यहां पर जो है ए ने जबरदस्ती बी से कार ली थी 10,000 में, 10 लाख वाली, ए ने वो रिस्टोर करना पड़ेगा। यहां पर जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे वो बोलते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द केस वो जैसा चाहे ऑर्डर दे सकता है कोर्ट।
देन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में कुछ डिफरेंसेस दिए हैं अपने को। फ्रॉड में क्या रहता है, टू डिसीव, सामने वाले को धोखा देने का मोटिव रहता है फ्रॉड में। मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता, गलती से उसने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। फ्रॉड में जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मिस रिप्रेजेंटेशन में उसको क्या लगता है मैं सच बोल रहा हूं। यहां पर काय में फ्रॉड में इंजर्ड पार्टी कैन रेपुडिएट एंड क्लेम डैमेजेस, मिस रिप्रेजेंटेशन में इंजर्ड पार्टी कैन रेपुडिएट एंड स्यू फॉर रेस्टिट्यूशन बट कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। रेस्टिट्यूशन मतलब जो जैसा पहले था वैसा ही वापस बैक टू नॉर्मल दोनों की स्थिति हो जाए, ऐसा वो कोर्ट को ये एप्लीकेशन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कार बेचा था, वो कार गलती से खराब निकल गई, तो कोर्ट में बी एप्लीकेशन कर सकता है कि भाई मैं कार वापस दे देता, ए को बोलो वो मेरे को पैसे वापस दे देगा, वापस रेस्टिट्यूशन। ओके, बट कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस क्यों नहीं क्लेम कर सकते यहां पर, क्योंकि ए ने जेन्युइनली वो गलती से किया है, उसने कोई फ्रॉडुलेंट मोटिव से नहीं किया है। मीन्स टू डिस्कवर ट्रूथ, फ्रॉड में ए ने फॉर एग्जाम्पल बी के साथ में फ्रॉड किया, तो ए ऐसा नहीं बोल सकता कि जज साहब मैंने फ्रॉड किया पर बी को भी तो होशियारी से मेरा फ्रॉड पकड़ना चाहिए था, उसने इंक्वायरी नहीं की, ऐसा वो नहीं बोल सकता। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा वो बोल सकता है, बोले जज साहब मेरे से गलती हुई है बट सामने वाले को भी इंक्वायरी करना चाहिए था, वो ऐसा बोल सकता है। लास्ट इज मिस्टेक, गलती, गलत फहमी, इसमें बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक। अब देखो यहां पर मिस्टेक जो है ना वो बेसिकली होती है मिस्टेक ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब भाई मेरे को लॉ ही नहीं पता, राइट। अब उसमें भी दो चीजें होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, एक होती है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। देखो आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने रूल बनाया है कि आप घर के अंदर चप्पल नहीं ला सकते। आप एक दिन गए चप्पल लेकर के और उस दिन आपने बोला अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि घर के अंदर चप्पल नहीं ला सकते, आपको एक्सक्यूज मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप नो एंट्री में घुस गए गलती से, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, बी ट्रैफिक पुलिस था, ए घुस गया वहां पर, आप घुस गए फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला अरे सॉरी मेरे को पता ही नहीं था नो एंट्री के बोर्ड में नहीं घुसना रहता है, क्या वहां पर एक्सक्यूज मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक लॉ है इंडिया का, राइट। ये सबको एक्सपेक्टेड है कि ये आपको पता रहे। अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड एनी रिलीफ ऑन द ग्राउंड दैट ही डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ द लॉ और ही हैड इग्नोरेंस ऑफ लॉ। इंडियन लॉ के लिए उसको इग्नोरेंस नहीं मिलेगा। बट फॉरेन लॉ, फॉर एग्जाम्पल आपके यहां पर कोई मेहमान आया, उसको पता नहीं था घर के अंदर जूते लाने का, उसने गलती से लेकर आ गया, उसने बोला अरे सॉरी सॉरी मेरे को पता नहीं था, उसको एक्सक्यूज मिल जाएगा, राइट। दिस इज अ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। दिस इज अ ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड द अग्रीमेंट इज वॉइड। यहां पर इट इज ट्रीटेड एज जेन्युइन मिस्टेक एंड वॉइड। दूसरी होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हो सकता है कि जो एक्चुअल चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के बारे में दोनों की कुछ गलतफहमी हो गई है, दोनों पार्टीज की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसके एग्जिस्टेंस के बारे में उनको लग रहा है, एक बी को कार बेच रहा है, ए को लग रहा है कार है, बट उनको पता नहीं कि कार तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, गलती कुछ मतलब पहले दिन किसी कारण से। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, ए बोल रहा है कुछ और, बी समझ रहा है कुछ और। मिस्टेक एज टू टाइटल, उसके ओनरशिप के बारे में कुछ तो भी उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये कार अभी किसकी है। बी को लग रहा है कि ए की कार है, ए को पता है कि मैं तो सी की कार खरीद के बेचने वाला हूं। मिस्टेक एज टू प्राइस, मिस्टेक एज टू क्वांटिटी, ऐसी कोई भी मिस्टेक हो सकती है। अगेन मिस्टेक जो है बायलैटरल हो सकती है और यूनिलैटरल हो सकती है। बायलैटरल मतलब बोथ द पार्टीज आर अंडर द मिस्टेक, दोनों भी पार्टीज जो है वो मिस्टेक पर है, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वॉइड रहेगा। अच्छा, अगर एक ही पार्टी की मिस्टेक है तो उसको यूनिलैटरल मिस्टेक बोलेंगे, और वो क्या बोलते हैं, जस्ट बिकॉज एक पार्टी की मिस्टेक हुई है तो वहां पर सिर्फ एक पार्टी की मिस्टेक के वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा।
contract, the regard must be had to other circumstances also. It will be not voidable merely because it was caused by one of the parties under a mistake as a matter of fact. दो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए हैं, कौन से? पहला कौन सा था? कॉम्पिटेंसी, राइट? उसमें तीन चीजें थी, कौन सी? लॉ ने किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं किया रहना चाहिए। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट कौन सा था? फ्री कंसेंट का। उसमें 5 चीजें होती है, कौन सी? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। कौन से इसमें वॉइडेबल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। नाउ थर्ड एसेंशियल एलिमेंट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट एज वेल एज कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। अंडर सेक्शन 23 following cases the consideration of object is considered to be unlawful. इन चीजों में ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इज व्हाट? अनलॉफुल। सबसे पहला, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ मना करता है वो चीज करने के लिए ऑब्वियसली, तो वो बाय डिफॉल्ट अनलॉफुल हो जाएगा। which are punishable under the statute as well as prohibited by the regulation or orders made in exercise of the authority by the legislature. अब देखो स्पेसिफिकली लॉ में लिखा है वो तो कि आप ये चीज नहीं कर सकते, वो तो अनलॉफुल है ही, प्लस ऑर्डर्स टाइम टू टाइम। जैसे कोविड में बोला गया था कि कोई भी लोग घर के बाहर नहीं निकलेंगे, वो भी एक ऑर्डर है। अगर कोई घर के बाहर निकला इट वुड बी कंसिडर्ड अनलॉफुल एक्ट। जैसे यहां पर एक फादर ने अपने बेटे की मैरिज 17 ईयर ओल्ड बॉय की मैरिज किया डावरी लेके, मतलब दहेज लेकर के। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? 17 साल के बेटे की मैरिज। अगेन 21 साल से पहले आप मैरिज नहीं करवा सकते इंडिया में, अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट उसने क्या लेके किया? दहेज लेकर किया। कंसिडरेशन ऑल्सो अनलॉफुल। दूसरा, when consideration or object are such nature that if permitted defeat the provisions of law. कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट बेसिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा है कि वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली लॉ को ये करेगा, डिफीट करेगा, लॉ के अगेंस्ट कुछ तो भी करेगा। देखो ए ने कुछ टैक्स भरना था गवर्नमेंट को, बस उसने नहीं भरा। गवर्नमेंट ने क्या किया? उसकी ए की प्रॉपर्टी ने क्या? जब्त कर लिया, अपने पास में सीज कर लिया। अब गवर्नमेंट क्या करती है? प्रॉपर्टी सीज करके गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देती है सो दैट गवर्नमेंट रिकवर कर पाए पैसे अपने। अब ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, बोले मेरी प्रॉपर्टी नहीं का गवर्नमेंट ने नीलाम कर रही है, तो एक काम कर, तू वो प्रॉपर्टी तेरे नाम पर गवर्नमेंट से खरीद ले, बाद में मेरे को दे देना। यहां पर फिर गवर्नमेंट का सीज करने का क्या मतलब हुआ? ए तो ड्यूज से भी बच गया, उसको प्रॉपर्टी भी मिल गई। इस केस में such an agreement between A and B would be void. तीसरा, when it is fraudulent, agreements entered to promote fraud. A, B, C ने मिलकर के अग्रीमेंट किया कि चलो मिलकर के D के अगेंस्ट फ्रॉड करते, A, B, C का ये अग्रीमेंट भी void रहेगा। अगर आपका कोई अग्रीमेंट इंजुरी पहुंचाता है या फिर रॉन्गफुल हार्म करता है किसी पर्सन को, और द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल एज इट इन्वॉल्व्स द इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी और पर्सन को उसके प्रॉपर्टी को इंजुरी पहुंचाता है, तो उस केस में इट वुड बी वॉइड। जैसे मिस्टर ए ने कोई बुक लिखी हुई थी, बी ने एक प्रिंटर के साथ में अग्रीमेंट किया। प्रिंटर मतलब एक पर्सन जो प्रिंट करके देता है पूरा, कि भाई मेरे नाम से नहीं किया, ये ए की बुक छाप दे तू कॉपी करके। दिस इज अगेन वायोलेशन ऑफ कॉपीराइट। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि भाई ए ने पहले पैसे लिया था बी से बट वो रिपे नहीं कर पाया। ए ने क्या बोला? मैं एक काम करता हूं, तेरा गुलाम बन जाता हूं,
राइट, और बी उस पे इन एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर रहा है, जबरदस्ती का ज्यादा, किसी को गुलाम बनाना, ये इट इज अगेंस्ट द लॉ, इट इज कंसिडर्ड इंजुरी टू अदर पार्टी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है। व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, इमोरल मतलब नैतिक मूल्यों के अगेंस्ट, बेसिक ऐसे कंडक्ट में नहीं आता है, मतलब हमारी संस्कृति हमारी सोसाइटी इसको अलाउ नहीं करती है, ऐसे सारे अग्रीमेंट्स भी क्या है, इमोरल होने की वजह से वॉइड रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो भी बच्चों को कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं, वेयर पी ने क्या किया, एडवांस मनी टू डी, पी ने मिस डी को मनी दिया, बोले एक काम कर, तू नहीं क्या अपने हस्बैंड को छोड़ करके डाइवोर्स लेकर के मेरे पास में आ जा, मैं उसके लिए तेरे को 10 लाख रुपए देता हूं। अब डी ने 10 लाख रुपए तो ले लिए, बट उसने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दिया। क्या बी डी पर केस करके वो 10 लाख रुपए वापस ले सकता है? क्या लगता है, ले सकता है या नहीं? ऑनलाइन गाइज, नहीं ले सकता। P was not entitled to recover the amount क्योंकि ये अग्रीमेंट ही void था। This was against good morals। वैसे ही A ने एग्जाम्पल 37, A ने B को बोला कि मेरे से शादी करने के लिए कोई लड़की ढूंढ, उसको पैसे दे टू एंटर इनटू अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट विथ मी, दिस इज अगेंस्ट गुड मॉरल्स, इट इज इमोरल एंड इट इज वॉइड। दूसरा, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब देखो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या है बेसिकली, कि नॉर्मली पब्लिक कंडक्ट में नॉर्मली ये चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ओवरऑल सोसाइटी के सेटअप में ये चीजें नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है। अब इसको अपन वाइडली मीनिंग भी दे सकते हैं कि अपने अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो सही, जो आपको गलत लगता है वो मत करो। बट अगर ऐसा वाइडली सबको ओपन दे दिया कि आप अपने हिसाब से करो, तो उस हिसाब से तो हो सकता है मेरे लिए कोई चीज सही हो, सामने वाले के लिए गलत हो, उस केस में तो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स हो ही नहीं पाएंगे। लॉ ने बोला है वाइडर मीनिंग देने के बजाय हम थोड़ा नैरो सेंस में इसको मीनिंग देते हैं, और उस बेसिस पर उन्होंने अपने को कुछ स्पेसिफिकली अग्रीमेंट्स दिए हैं विच आर कंसिडर्ड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कौन से है वो? सबसे पहला, ट्रेडिंग विथ एनिमी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का कोई कंट्री के साथ में वॉर चालू है एक्स कंट्री के साथ में, और इंडिया का कोई पर्सन अगर एक्स कंट्री के कोई पर्सन के साथ में ट्रेड कर रहा है, तो दिस इज कंसिडर्ड व्हाट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वो ऐसा नहीं कर सकता। एक तो तुम्हारा उस कंट्री के साथ में वॉर चालू है, उसी कंट्री के साथ में तुम ट्रेड कर रहे हो, दिस इज नॉट राइट विदाउट द लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो अब इस केस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कोई चीजों के लिए लाइसेंस देती है, कुछ नेसेसरी चीजों के लिए हाँ ठीक है आप ट्रेड कर सकते हो, बट अगर बिना लाइसेंस के आप कर रहे हो तो इट वुड बी वॉइड एज ऑब्जेक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट ऑफेंड्स पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है कोई कंट्री के कोई पर्सन के साथ में, बाद में उसके कंट्री के साथ में आपके कंट्री का वॉर हो गया, इंडिया का वॉर हो गया, तो क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का? दैट कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। जैसे इंडिया को बीच में गरज लगी थी तो टिकटॉक पबजी उन्होंने बैन कर दिए, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी पर उनको खतरा लगा था उन ऐप्स का। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस मतलब, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब बेसिकली कोई भी प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स से छेड़छाड़ करना, उसको अपना यूजुअल कोर्स चलने से रोकना। एन अग्रीमेंट टू प्रिवेंट प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं वो? फॉर एग्जाम्पल,
ए ने बी पर केस किया, बी के अगेंस्ट नहीं क्या, एक गवाह था, एक विटनेस था सी। बी ने सी को पैसे दिया, बोले तू विटनेस आ ही मत, तू विटनेस गवाही देने आ ही मत कोर्ट में, सो दैट मेरे फेवर में केस चला जाए। दिस इज व्हाट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, यूजिंग फोर्स, यूजिंग एनी अदर थिंग, ऐसा कुछ किया जाता है तो इट इज वॉइड। क्यों? बिकॉज वो बोलते हैं वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी। ट्रेड ऑफ फेलोनी मतलब न्याय का कारोबार नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें फर्दर एक चीज है, कोई कोई ऑफेंसेस नहीं क्या, हमारा लॉ बोलता है कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल है मतलब आप इसमें सेटलमेंट कर सकते हो, कोर्ट के साथ में भी कर सकते हो या आउटसाइड भी कर सकते हो, दे आर कॉल्ड कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अगर कंपाउंडेबल है कोई ऑफेंस, लॉ बोलता है कंपाउंडेबल है, तो उस केस में आपने कुछ सेटलमेंट वगैरह किया, पैसे वैसे देके, तो वो चलेगा, कोई बात नहीं। बट जो नॉन कंपाउंडेबल, अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, उसमें आप कुछ कर रहे हो छेड़छाड़, तो फिर वो गलत है, आप वो नहीं कर सकते। वही वहां पर बोला है उन्होंने, कॉम्प्रोमाइज ऑफ पब्लिक ऑफेंस इज जनरली इलीगल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आप कंपाउंड कर सकते हो, वेयर ए अग्रीज टू सेल सर्टन लैंड टू बी इन कंसिडरेशन ऑफ बी एब्सटेनिंग फ्रॉम टेकिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स with respect to an offense which is compoundable, agreement is not opposed to public policy, but it is otherwise if the offense is uncompoundable. इन्हें बोला बी को मैं तेरे को लैंड बेच देता हूं, तू मेरे अगेंस्ट केस मत कर, वहां पर वो कंपाउंड अगर हो सकता है कुछ वहां पर तो ठीक है, नहीं तो जैसा केस चल रहा है वैसा लीगली चलना चाहिए। तीसरा, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। ये क्या है? मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस मतलब क्या? ए ने बी पर केस किया, ठीक है, अब एक पर्सन था सी, वो सी नहीं क्या, बी का दुश्मन था, उसने ए को क्या बोला, बहुत अच्छा भैया तुमने केस किया उस पर, एक काम करो उसके अगेंस्ट नहीं क्या केस ड्रॉप मत करना, मैं तुमको पैसे देता, तुम उसके अगेंस्ट जम करके केस लड़ो, उसको मेरे को सबक सिखाना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस अग्रीमेंट, in which a person promises to maintain a suit in which he has no interest. नॉर्मली वो सेटल हो सकता था ए और बी के बीच में, बट सी ने बोला ए को तुम सेटल मत करो, ये लो पैसे तुम लड़ो और बी को परेशान करो। वैसा ही चैम्पर्टी होता है। चैम्पर्टी इज एन अग्रीमेंट in which a person agrees to assist another in litigation in exchange that portion of proceeds of the action. Again, A ने B पर केस किया, C था एक पर्सन, उसको दिखा कि B से नहीं क्या कुछ कॉम्पेंसेशन आ सकता है, ये केस में A को नहीं क्या कुछ बेनिफिट मिल सकता है, उसने C ने A को क्या बोला, बोले भैया मैं तुमको पैसे देता, तुमको हेल्प करता केस लड़ने में, B से जो भी पैसा मिलेगा ना, जो भी कॉम्पेंसेशन आएगा, जो भी बेनिफिट मिलेगा, वो अपन आधा आधा कर लेते हैं, मैं तुमको पैसे देता, तुम लड़ो अच्छे से ताकत से, अपन आधा आधा कर लेंगे, दैट इज चैम्पर्टी। अब ये मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी जो है ना, वो कुछ कुछ केसेस में, देयर आर वेरी सिलेक्टेड केसेस, वहां पर अलाउड है, बट अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड इनवैलिड इफ इट इज अनरीजनेबल सो एज टू बी अनजस्ट टू अदर पार्टी। जस्ट बिकॉज सामने वाले को अपने को तकलीफ देना है, अनजस्ट सामने वाले के साथ में कुछ इनजस्टिस करना है, उस मोटिव से किया गया है तो वो वॉइड रहेगा। दूसरा, विद अ मैलिशियस मोटिव ऑफ गैम्बलिंग इन लिटिगेशन और ऑपरेसिंग द अदर पार्टी बाय एनकरेजिंग अनराइटियस सूट्स। जैसे ए और बी केस लड़ रहे थे, यहां पर दो बहुत बड़े बड़े पर्सन थे सी और डी, क्या किया उन्होंने आपस में, सी बोला ए जीतेगा, डी बोला बी जीतेगा, अब ए जो है वो हारने लग गया, तो सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, अपने ईगो के लिए उसने ए को पैसे दिया, बोले तू केस लड़ तू जीत। दिस इज कॉल्ड लाइक गैम्बलिंग इन लिटिगेशन, राइट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड रहेंगे। तो इसलिए लॉ बोलता है अग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी इज वैलिड अनलेस इट इज दिस केस।
लिखने का तरीका उनका उल्टा है। नॉर्मली बोले हम वैलिड रखेंगे, बट ये केसेस में वो इनवैलिड रहेगा। चौथा, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस और टाइटल्स। ये क्या है? एन अग्रीमेंट to trafficking in public office is opposed to public policy as it interferes with appointment of person best qualified. ए ने बी के अपॉइंटमेंट के लिए पैसे लिया बी से। बेसिकली किसी से पैसा लेकर के उसका अपॉइंटमेंट करवाना, कोई पब्लिक ऑफिस में घूस लेकर के अपॉइंटमेंट करवाना, दिस इज व्हाट ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस। Because public offices, that is government offices में public is substantially interested and it requires कि best persons का, best qualified person का वहां पर appointment हो, but ऐसे किसी से पैसे लेकर के जबरदस्ती किसी का appointment करवाना, this is against the law. It requires no money consideration for appointment to an office in which public is interested. इसीलिए पहला वाला एक एग्जाम्पल उन्होंने अपने को दिया है, ए ने बी को पैसे दिया। बी ऑलरेडी नहीं क्या एक ऑफिस में अपॉइंटेड था, उसने बी को पैसे दिया, बोले भैया तुम नहीं क्या रिटायर हो जाओ, ये लो पैसे, मेरे को तुम्हारी जगह पर एक अपने बंदे का मिस्टर सी का अपॉइंटमेंट करवाना है। ऐसा अग्रीमेंट इज वॉइड। दूसरा, रिलेटेड टू टाइटल्स। टाइटल्स मतलब बेसिकली पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब जो टाइटल्स है, आप पैसे देकर के अगर वो टाइटल्स खरीद रहे हो, ये भी इनवैलिड है, वॉइड है। देन अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। अगर आपका उद्देश्य अपनी मोनोपोली बनाना है, ए और बी दोनों भी ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे थे कोविड के टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज का दोनों जने बेच रहे थे। इन दोनों ने क्या किया, बोले अपन अग्रीमेंट करते, दोनों जने साथ में मिलकर बेचते, और दोनों में से कोई भी 5000 के नीचे बेचेगा ही नहीं, दोनों का प्रॉफिट। यहां पर एक तो लोग मर रहे और तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, अपनी मोनोपोली बना करके लोगों के अगेंस्ट कुछ तो भी कर रहे हो। सच एन एग्रीमेंट इज अगेन इनवैलिड और वॉइड। बेसिकली अगर मोनोपोली बनाने के उद्देश्य से आपने कोई अग्रीमेंट किया है कि बस हम एक अकेले सेलर, हमारे अलावा और कोई सेलर नहीं, ऐसा अग्रीमेंट्स आर वॉइड। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स, अगेन अगर आप पैसे देकर के अपने लिए स्पाउस खरीदते हो, एकदम रॉ शब्दों में बोलो तो अपने लिए स्पाउस अगर कोई खरीदता है पैसे देकर के, दिस इज कॉल्ड मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। या किसी और पर्सन को पैसे देता है, मेरे लिए जो है वाइफ या हस्बैंड ढूंढ करके लेके आ, राइट, दिस इज अगेन खरीद करके लेके आ, दैट इज कंप्लीटली वॉइड। अग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड विच इज नोन एज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अब देखो यहां पर वो बोलते हैं मैरिज ब्यूरो की सर्विसेज जो है वो फिर वॉइड हो जाएगी क्या? नहीं, मैरिज ब्यूरो वाले सिर्फ अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट, उसके बेसिस पर बाद में लोग आपस में फ्रीली डिस्कस वगैरह करके एंटर कर सकते हैं मैरिज में, इट इज कंप्लीटली वैलिड। इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय व्यवस्था के साथ में अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं आप, तो अगेन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज invalid, which is void, whose object is to induce any judicial officer of the state to partially or corruptly is void। पुलिस ऑफिसर को, कोई जज को घूस दिया आपने, कोई ब्राइब दिया कि मेरे फेवर में पार्शियली कोई डिसीजन दो, पुलिस ऑफिसर को पैसे दिया मेरे लिए, मेरे हिसाब से काम करो, ऑल दिस इज इंटरफियरेंस विद जस्टिस, सॉरी इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस एंड इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वैसे एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ए ने बी को बोला कि तू मेरे खिलाफ गवाही देने कोर्ट में आ ही मत, राइट, ए इन कंसिडरेशन ऑफ बी एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रायल, मैं तेरे को पैसे दूंगा, दिस इज वॉइड अग्रीमेंट। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ये क्या है? एक पर्सन की कोई ड्यूटी है कुछ काम करने की,
वो अपनी ड्यूटी करने के लिए अगर कुछ पैसे मांग रहा है, अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ पैसे मांग रहा है, तो अगेन इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। जैसे एक an agreement by an agent to receive without principal's consent compensation from another person to performance of his agency। प्रिंसिपल ने एजेंट और थर्ड पार्टी ने बोला कि मेरे को प्रिंसिपल से मीटिंग सेट कर दे। अब एजेंट ने नॉर्मली ऑब्लिगेशन है कि प्रिंसिपल के साथ में मीटिंग सेट करवाए, बट एजेंट क्या बोला थर्ड पार्टी को, पहले पैसे दे, बाद में मैं उसके साथ में मीटिंग सेट करवाऊंगा। विदाउट प्रिंसिपल्स ऑथोरिटी उसने ऐसा कुछ किया, तो वहां पर इट वुड बी वॉइड अग्रीमेंट विद द थर्ड पार्टी। A, who is the manager, agrees to pass contract to X if X pays to A 2 lakh privately। A ने बोला मैं तेको, A जो है एक X कंपनी में मैनेजर था, A ने बोला B को मैं तेको मेरे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देता हूं, बट उसके लिए मेरे को प्राइवेटली 2 लाख रुपए दे। अगेन दिस इज व्हाट, opposed to public policy and void। Last point is consideration unlawful in parts। देखो क्या बोलते हो, सबसे पहले if any part of a single consideration for one or more objects or any one of the part of any one of the several consideration for a single object is unlawful, agreement is void। कुछ नहीं समझा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा, 3 ऑब्जेक्ट्स है आपके, पहला ऑब्जेक्ट है ए ने बी को बोला कि तू मेरे को घर पेंट करके दे दे, सेकंड तू अपना एक प्लॉट बेच दे, तीसरा मेरी एक कार रिपेयर कर दे। ये तीनों के लिए मैं देखो क्या दूंगा, 10 kgs ऑफ ड्रग्स दूंगा। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन इज क्या, वॉइड। वैसे ही ए ने बोला मैं तेको नहीं, क्या मेरा घर बेचता हूं, उसके अगेंस्ट तू मेरे को क्या कर, रिपेयर करके दे दे एक मेरी कार, तेरा एक प्लॉट बेच दे और 1 kg ड्रग्स दे दे। यहां पर भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर आपका सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। उसमें आखिर में वो बस एक चीज बोलते हैं कि अगर आपकी कोई ब्रांच इलीगल है, कोई ब्रांच लीगल है, तो लीगली अलग अगर आप कर सकते हो लीगल वाले को, तो आप उसको एनफोर्स कर सकते हो। जैसे एक ने बोला, ए ने बी को बोला कि घर पेंट प्लस प्लॉट बेच दे। फॉर घर पेंट के लिए मैं तेको देता हूं 1 लाख रुपए और प्लॉट के लिए देता हूं 2 किलो ड्रग्स। तो यहां पर ये वाला पार्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, वॉइड, ये वाला पार्ट कैन बी एनफोर्स्ड। General rule is that where the legal part can be severed, can be cut off from the illegal, the bad part may be rejected and the good one can be retained। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? रुकते हैं यहां पर, कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।